डिफेंस डिबेट आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। किन दो महत्वपूर्ण देशों के बीच संबंध बेहतर हो रहे हैं, कहां पर संबंधों में खटास आ रही है, कहां कौन सा देश रक्षात्मक लिहाज से अपने आप को मजबूत करता नजर आ रहा है, तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से हम चर्चा करने जा रहे हैं अगले कुछ 40 मिनट के आसपास। और आज का डिफेंस स्पेशल इस लिहाज से खास है क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू की, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अपने बयानों के बाद इंटरनेशनल हेडलाइंस में बने हुए हैं। किस तरह से कई मुल्कों पर वो पकड़ बनाने के लिए हमले की तैयारी कर रहे हैं, इस पर चर्चा होगी। साथ ही बात होगी चीन की, जिसकी हेकड़ी निकालने के लिए अमेरिका ने कुछ अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स और फ्यूचर स्ट्रैटेजीज तैयार की हैं। साथ ही हम बात करेंगे मालदीव की, जिसकी हेकड़ी लगातार भारत निकाल रहा है। और अब तो हालात ऐसे बन गए हैं कि भारत की एक के बाद एक फॉरेन पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज के बाद मालदीव का जो टूरिज्म है वो कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ बड़ी महत्वपूर्ण चीजें जिस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू बोले कि इजराइल दूसरी जगहों पर जंग के लिए तैयार है, हम पर हमला हुआ तो हम जवाब जरूर देंगे, नेतन्याहू ने कहा। तो अगले 48 घंटों में इजराइल पर क्या ईरान हमला करेगा, कुछ बड़ी महत्वपूर्ण चीजें लगातार बेंजामिन नेतन्याहू के बयानों के बाद सामने आई हैं, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। हमास के साथ इजराइल की जो जंग है पिछले काफी लंबे समय से चल रही है, और हमास के पीछे जिस तरह से ईरान का हाथ साफ नजर आ रहा है, उसके बाद इजराइल ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और यही कारण है कि इजराइल की तरफ से कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यथासंभव इजराइल ऐसे संकेत दे रहा है कि वो अगले 48 घंटों पर हो सकता है हमला कर दे इजराइल पर। और नेतन्याहू ने साफ कहा कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम माकूल जवाब देंगे। कुछ जानकारियां आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या बड़ा बयान दिया वो आप देखिए। बड़ी बातें उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल पर हमला करेगा। अगले 48 घंटे दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ईरान कर सकता है हमले की तैयारी और हाई अलर्ट पर इजराइल की सेना। इसके साथ ही अमेरिका ने इस पूरे बाबत इजराइल को अलर्ट भी किया है, और चाहे ईरान हो चाहे इजराइल हो, वहां पर रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को अमेरिका ने अलर्ट कर दिया है। इधर सीरिया में ईरानी कमांडर की मौत की घटना भी सामने आई है, जबकि कमांडर की मौत का बदला अब तेहरान लेने की तैयारी कर रहा है। इधर तेहरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरानी सेना भी लगातार युद्धाभ्यास कर रही है, जबकि इजराइल ने जीपीएस सिस्टम बंद कर दिया है। इजरायली सैनिकों की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। और अब वो बयान जो काफी महत्वपूर्ण है, जो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बयान दिया वो अब आपको सुना दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी हम पर हमला किया तो हम इसका माकूल जवाब जरूर देंगे। तो वो बयान भी आपको स्क्रॉल के माध्यम से दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं भविष्य की तैयारी के लिए, और साथ ही जो उन पर हमला करेगा उसको जवाब देना के लिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं। आप सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा दें। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस पठानिया साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह सर हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। पठानिया सर, शुरुआत आप ही से करूंगा, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से इजराइल और हमास के बीच जो जंग है और किस तरह से पर्दे के पीछे हमास की पूरी मदद ईरान कर रहा है वो भी छिपी नहीं है। लेकर अगर बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे इजराइल के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है,
ईरान हम पर हमला कर सकता है और अगर हमला किया तो हम हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और अमेरिका की तरफ से मिले इनपुट्स, ये तमाम चीजें सर किस तरफ इशारा कर रही हैं और कितना पुख्ता इशारा कर रही हैं? ईरान का सवाल है, उसके पास दो ऑप्शन हैं कि या तो उसकी जो प्रॉक्सी हैं वो हमास और हिजबुल्लाह, उनके थ्रू ही अपना जो जंग है उसको तेज करे, या फिर वो डायरेक्टली इजराइल के ऊपर अटैक करे और खुल के सामने आके हमला करे इजराइल के ऊपर। अभी अगर वो खुल के हमला करता है उसके अंदर उसको एडवांटेज क्या है, और अगर अपने वो प्रॉक्सीज को और ज्यादा एम्पावर करता है में, उसके क्या क्या रेमिफिकेशन और एडवांटेज उसको मिल सकती है। ठीक है, लगता है शायद तकनीकी दिक्कत की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। करोड़ी सिंह सर तक ईरान का सवाल है, ये भी इमोशनल भी है, उसका वो एवेंज करेंगे, ये एक मैसेज होता है जो वो जनता को दे रहे हैं। ठीक है, करोड़ी सिंह सर, इस पूरे घटनाक्रम को सर आप किस तरह से देखते हैं, जहां पर इजराइल ने इस तरह की संभावना जाहिर की है कि ईरान हम पर हमला कर सकता है। अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण है, हमने पूरी तैयारी कर ली है और जानकारी तो यह भी मिल रही कि इजराइल ने अपना जीपीएस सिस्टम भी बंद किया है। देखिए कुणाल जी, जैसा आपने अभी बताया, और पठानिया जी ने ईरान के सामने दो ऑप्शन बताए हैं। जब से ईरानी कमांडर को सीरिया की राजधानी दमिश्कस में ईरानी एम्बेसी में मारा गया है इजराइल के द्वारा, उसके बाद के जो पठानिया साहब ने दो ऑप्शन बताए, एक तो प्रॉक्सी रूप से हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट करता रहे ईरान, जो कि ऑलरेडी कर रहा है, उसको और इंटेंसिफाई कर ले। दूसरा, डायरेक्ट इजराइल पे अटैक करे। तो मुझे नहीं लगता कि जो दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट इजराइल पे अटैक करे वो ईरान के लिए वायबल होगा, क्योंकि आज की जिस तरह की स्थिति है, मिडिल ईस्ट यूनाइटेड नहीं है, डिवाइडेड है। क्योंकि ईरान का जो संयुक्त अरब अमीरात के देश हैं, अमीरात से बिल्कुल अच्छे रिलेशन नहीं है। अमीरात अमेरिका और इजराइल के साथ है, मध्यस्थता कर रहा है, और वो चाहते हैं कि जो गाजा की स्थिति है उसको किसी न किसी रूप में नियंत्रण किया जाए और समझौता हो, ये सीज फायर हो। तो अमीरात का दृष्टिकोण अलग है, लेकिन ईरान उससे परेशान है, क्योंकि अमीरात जिस तरह से इजराइल के नजदीक जा रहे हैं उससे अरब यूनिटी है वो बहुत कमजोर हो रही है। यद्यपि सऊदी अरब और ईरान को चाइना ने काफी नजदीक ला दिया, काफी दोस्ती उनकी बढ़ा दी है, फिर भी ईरान के लिए जो अमीरात का दृष्टिकोण है वो सही नहीं लग रहा है। दूसरा, इजिप्ट है, उसका लगभग न्यूट्रल स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान युद्ध में इन्वॉल्व होगा, लेकिन ईरान बदले क्या भाव जरूर रखता है कि बदला कैसे लिए जाए, वो कोई स्ट्रेटेजी डिवाइस करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ऐसी स्थिति में ये चाहता है कि इजराइल का समर्थन तो देना है, लेकिन इजराइल को समझाया भी जाए कि गाजा में वो इतना नरसंहार कर रहे हैं वो नहीं करें। तो नहीं, लेकिन करोड़ी सिंह सर, आपने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि ईरान हमला करेगा, लेकिन एक लेटेस्ट स्टेटमेंट है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनी का, जिन्होंने क्या कहा, मैं वर्ड टू वर्ड आपको बता देता हूं कि इजराइल को इस हमले की जरूर सजा दी जाएगी, हम पूरी तैयारी कर कर चल रहे हैं। उन्होंने सीरिया में हमारे दूतावास पर हमला किया और यह ईरान की धरती पर हमला करने जैसा ही था। ये वर्ड टू वर्ड वो स्टेटमेंट है जो अयातुल्ला खमेनी की तरफ से सामने आया है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। तो अब इन वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट्स को आप कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैसे डिनाई कर सकते हैं, या इसको कैसे हल्के में ले सकते हैं? देखिए कुणाल, स्टेटमेंट देना राजनीतिक नेतृत्व का और एक्चुअल एक्शन में आने में बड़ा फर्क होता है। उन दोनों के बीच में कभी कभी बहुत ज्यादा गैप होता है, कभी बहुत कम होता है, लेकिन कभी बहुत ज्यादा गैप होता है। क्योंकि ईरान आज की स्थिति में, दुनिया जिस स्थिति में है, ईरान
लगभग खत्म होने की स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि ईरान के अगेंस्ट में और ज्यादा माहौल बनेगा और जो अरब कंट्रीज हैं वो भी ईरान से और दूर होंगे। तो ईरान ये रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन एक दबाव की राजनीति जरूर कर रहा है कि किसी न किसी रूप में इजराइल को झुकाया जाए, इजराइल झुक जाए, या तो अपनी माफी मांगे, या इजराइल ये कहीं भविष्य में अटैक नहीं, कोई भी एक किसी न किसी एक फेस सेविंग दृष्टिकोण से ईरान ये कह रहा होगा। क्योंकि अगर ईरान का कमांडर दमिश्क में मारा गया तो ईरान की जनता का निश्चित रूप से एक भाव होगा कि अब अटैक किया जाए, इजराइल डायरेक्ट हमला कर रहा है। तो अपनी जनता को साथ लेने के लिए, अपने जनता के भाव को समझते हुए, कभी कभी राजनीतिक नेतृत्व होता है उसको ऐसे स्टेटमेंट देना पड़ता है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में इन्वॉल्व होता है ईरान, तो मुझे लगता है पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग सकती है, जिसको कंट्रोल करना किसी एक देश के बस की बात नहीं होगी। फिर शांति की तरफ कदम बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब जो एक विकल्प है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ जा सकते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल ने कहा भी है कि अब ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए, संयम बरतना चाहिए। तो ऑलरेडी संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ पे हम विश्वास कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ भूमिका निभा सकता है, और जो ईरान का इस तरह का दृष्टिकोण है उसको थोड़ा मोल्ड कर सकता है, कम कर सकता है, और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका को भी समझाने का प्रयास कर सकता है। और अल्टीमेटली ये मामला है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में 2 स्टेट वाला इश्यू ऑलरेडी अभी है। एक स्पेशल कमेटी बना दी है जो कि 2011 से चल रहा है, उसको दोबारा खोलने की बात चल रही है कि पैलेस्टाइन को अलग से स्टेट रिकॉग्नाइज किया जाए। अभी ऑब्जर्वर स्टेटस है। तो मुझे लगता है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद और जनरल असेंबली में इश्यू उठाया जा सकता है बहुत से देशों के द्वारा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रत्यक्ष रूप से युद्ध की स्थिति बनती है। अगर बनती है तो बहुत भयावह की स्थिति होगी कुणाल, हम उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी भयावह होगी। जी कुणाल, ठीक है, चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो पठानिया साहब से मेरा सीधा स्पष्ट सवाल होगा कि आखिरकार जब इजराइल इस बात का अंदेशा दे रहा है कि भाई ईरान उस पर हमला कर सकता है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती खुद इजराइल के लिए बनेगी कि जिसका युद्ध लगातार अभी भी हमास से चल रहा है, और हमास अभी भी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहे डिफेंस डिबेट। जहां पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पर इस वक्त इजराइल ने अंदेशा जाहिर किया है कि हो सकता है कि अगले 48 घंटों में ईरान की तरफ से हमले से संबंधित कोई बड़ा कदम उठा लिया जाए, और अगर ऐसा होता है तो इजराइल भी पूरी तरह से तैयार है। पठानिया साहब, ब्रेक से पहले मेरा सीधा स्पष्ट सवाल, जिसका मैंने आपकी तरफ इशारा भी किया, क्या इजराइल, क्योंकि इजराइल लगातार कह रहा है कि अगले 48 घंटे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर ईरान या किसी भी गैर मुल्क ने उन पर हमला किया तो हम तैयार हैं। इजराइल जो पिछले काफी लंबे समय से हमास का सामना कर रहा है, जहां इजराइल के अभी भी बंधक कई इलाके ऐसे हैं, कई ऐसे काउंटर पॉइंट्स हैं जहां पर हमास की पकड़ में है, हॉस्टाइल है, वो टास्क कभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो अगर भविष्य में ईरान या किसी भी नेबरिंग कंट्री की तरफ से इजराइल पर हमला किया जाता है, तो क्या इजराइल इज इन स्टेट टू काउंटर दिस सिचुएशन? देखिए, अगर हम इजराइल की हिस्ट्री देखते हैं, वो जो 6 डेज वॉर हुआ था, तो वो तकरीबन सारी जो अरब की जो शक्तिशाली, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, तो ये सब के साथ उन्होंने मुकाबला किया, और तो जंग को वो जीते भी थे। और आज का जो इजराइल है और जो 60 का इजराइल था, उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। हमास को देखिए, इजराइल इज फुली कमिटेड टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास। दुनिया भर के लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, बीच बीच में यूएसए ने भी बयान दिए कि आप थोड़ा समझ जाइए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए। लेकिन इजराइल को ये पता है कि कल को अगर ईरान उनके ऊपर अटैक करता है तो सबसे पहले जो कंट्री खुल के सामने आएगी और इजराइल को समर्थन करेगी इन एवरी रिस्पेक्ट, दैट विल बी द यूएसए। तो वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि अगर ईरान अटैक करता है तो यूएसए जो है हर तरीके से इजराइल की मदद करेगा। नाउ दैट इज द रीजन दे आर प्लेइंग सो बोल्ड। अभी जहां तक ईरान का सवाल है, उनको इससे टेंजिबल गेन्स क्या मिलेंगे, ये सोच का विषय है। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अरब कंट्रीज में कोई भी कंट्री उसको खुल के या
पीछे से सपोर्ट करेगी, क्योंकि इस समय जो दुनिया है वो लड़ाई के मूड में नहीं है। इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा है। यूक्रेन रशिया का वार देख लीजिए आप, हमास इनका इजराइल चल रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में रिश्ते बिगड़े हुए हैं। तो कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह की जो सिचुएशन है वो आए। तो इजराइल ईरान ऑन इट्स ओन, कैन दे इनिशिएट ए वॉर, डायरेक्ट वॉर विद द इजराइल, जैसे क्रोडिसल बोल रहे हैं, आई आल्सो रूल इट आउट। उसके बाद उन्होंने अपनी जो डिप्लोमेसी होती है उसको दिखाना है, अपनी लोकल ऑडियंस को करना है। और वो जहां तक यूएन का सवाल है, देखिए यूएन इज ए टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन। यूएन वही करता है जो उसको अमेरिका कहता है। अगर अमेरिका उनका समर्थन कर रहा है तो अभी यूएन की तरफ से भी कोई भी आश्वासन जो है, टेंजिबल आश्वासन जो है, वो ईरान को नहीं मिलेगा। ठीक है। और लेकिन इसी बीच जो सबसे लेटेस्ट स्टेटमेंट है बेंजामिन नेतन्याहू का, इस पूरी सिचुएशन जो बन रही है, अगर मैं वर्ड टू वर्ड आपको बताऊं तो आप उससे क्या आउटकम निकालते हैं? उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी हम पर हमला किया तो हम इसका जवाब जरूर देंगे। आज का समय बहुत चुनौतीपूर्ण है, गाजा में युद्ध चल रहा है, हम हमास की कैद में मौजूद इजरायलियों को छुड़ाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इजराइल की सुरक्षा के लिए हम अटैक और डिफेंस दोनों तरह की रणनीति को अपनाने के लिए तैयार हैं। ये जो उनका स्टेटमेंट है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या ये कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, ये थोड़ा सस्पिशियस नजर आ रहा है, या थोड़ा सेल्फ डाउट है? नो, नेतन्याहू को जो स्टेटमेंट है, अगर इसको आप एनालाइज करेंगे, इजराइल इज वेरी श्योर ऑफ इटसेल्फ। उनको पता है कि उनके पास क्या क्या सामरिक शक्ति या वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी उनकी क्या है, ईरान के पास क्या है। और सबसे बड़ी जो उनके पास शक्ति है वो है न्यूक्लियर वेपन्स की, जो ईरान के पास लॉजिकली नहीं है, हो भी सकता है कहीं से बोरो कर रखा हो। तो ये जो न्यूक्लियर पावर का जो इनके पास जो ब्रह्मास्त्र है, उसका इलाज किसी भी अरब कंट्री के पास नहीं है और ना ही ईरान के पास है। और ईरान भी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो डायरेक्ट वार करेगा, वो अपना रिवेंज लेगा, इनको रीइंफोर्स करेगा, ये जो हमास हो रहा है, और इसको लंबा खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन जहां तक नेतन्याहू का सवाल है, उनके पास एक तो देखिए वो एक डेडिकेटेड नेशन है हु इज फाइटिंग फॉर इट्स सर्वाइवल। दूसरा, उनकी जो वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी, उनकी जो मिलिट्री और एयरफोर्स की जो पावर है, that is phenomenal as compared to Iran. And the biggest thing is that USA, the superpower of the world, is standing behind them. So they are very assured. उन्होंने अपने जो कार्रवाई करनी थी वो कर ली है। वो हमास के डिस्ट्रक्शन के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। उसमें कितना टाइम, ठीक है, what is the world opinion, they are not bothered about it. ठीक है, We believe in projecting its power. ठीक है। चलिए इसी बीच रुक कर रहे अपनी अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। डिफेंस स्पेशल में अगली बड़ी खबर, चीन पर नकेल कसने की तैयारी में है अमेरिका। बड़ी खबर, अमेरिका के दौरे पर जापान के पीएम किशिदा पहुंचे हैं। जो बाइडेन से फिलीपींस के राष्ट्रपति की मुलाकात भी होने की बात सामने आई है, जबकि एनएसए जैक सुल्विन भारत आ रहे हैं। तो कुछ बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट वर्ल्ड सिनेरियो के साथ, जहां पर चीन की विस्तारवादी नीति पर लगाम कसने के लिए किस तरह से कई देश एकजुट होते नजर आ रहे हैं, जहां पर ड्रैगन पर लगाम लगाने की तैयारी चल रही है। अमेरिका में 3 देशों की मुलाकात है। अमेरिका, जापान, फिलीपींस की यह मीटिंग है, जहां पर चीन के खिलाफ रणनीति पर काम किया जा रहा है। जापान और फिलीपींस से चीन का लगातार तनाव है और लिहाजा अमेरिका उसमें भी अपनी तमाम रणनीतियों को धार दे रहा है। किस तरह से चीन का मुकाबला किया जाए, तो उसके लिए जापान और फिलीपींस को साथ लाया जाए। जबकि दूसरी तरफ भारत का दौरा करने जा रहे हैं अमेरिकी एनएसए जैक सुल्विन, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। और चीन को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत की बात सामने आई है। करोड़ी सिंह सर, किस तरह से आप देखते हैं चीन की विस्तारवादी सोच के लिए लगातार अमेरिका रणनीति बना रहा है? उसकी विस्तारवादी सोच से ना सिर्फ अमेरिका परेशान है, चीन परेशान है, कई नेबरिंग कंट्रीज परेशान है, भारत परेशान है, और किस तरह से उसने नेपाल और श्रीलंका को इकोनॉमिकली कोलैप्स कर दिया, उसका तो जीता जागता उदाहरण पूरी दुनिया ने देखा। देखिए कुणाल जी, हर देश की अपनी एक रणनीति होती है
और जब देश आर्थिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से मजबूत होता है तो वो अपना विस्तार करना चाहता है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, देशों के स्वभाव में निहित है ये चीज। आज की स्थिति में अमेरिका का एकाधिकार है, प्रैक्टिकली पूरी दुनिया पे अमेरिकन हेजेमनी है। तो अमेरिका अपनी स्थिति को बचाए रखना चाहता है, चाइना अपना विस्तार करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए एक विकल्प यह है कि जो कि चाइना के साथ जब यूएसएसआर था उस समय अमेरिका ने एक नीति अपनाई कि चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना के चाइना के मार्केट को एक्सप्लॉइट किया जाए और यूएसएसआर से डीकपल किया जाए। आज अमेरिका की स्थिति यह है कि चाइना राइज हो रहा है, रशिया उस तरीके से राइज नहीं हो रहा है जो अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है कि आर्थिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से और प्रभाव की दृष्टि से। तो अमेरिका के लिए विकल्प है भारत। भारत को किसी न किसी रूप में साथ रखे तो भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी रखना चाहता है। चाइना के भारत ज्यादा नजदीक नहीं जाए, ये अमेरिका की एक स्वाभाविक नीति है। फिर भारत का मार्केट बहुत बड़ा है जिससे अमेरिका को फायदा हो सकता है। भारत का रेस्पॉन्स ये है कि भारत रशिया से भी अच्छे संबंध रखता है, अमेरिका से भी अच्छा रखता है, यूरोप के देशों से, फ्रांस, ब्रिटेन से भी अच्छा है और चीन के साथ भी एंगेज रहना चाहता है। भारत का दृष्टिकोण है कि हम अलाई तो हो सकते हैं, क्वेड के थ्रू या अमेरिका से पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन अलाइन नहीं रहेंगे। अलाई होना और अलाइन होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अमेरिका भारत को चाहता है, चाइना को कंटेन करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जो फिलीपींस की आपने बात बताई कि फिलीपींस और चाइना के साथ रिश्ते दोनों, चाइना और फिलीपींस में अच्छे नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत ने साउथ चाइना सी में फिलीपींस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज की, लेकिन उसी समय क्वेड के देशों ने, क्वेड में भारत भी है, लेकिन 3 देशों ने एक्सरसाइज की, भारत ने ज्वाइन नहीं किया। भारत ये नहीं चाहता था कि साउथ चाइना सी में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो क्वेड की उसमें भारत हो और चाइना को ज्यादा एग्रीवेट किया जाए, चाइना ज्यादा नाराज हो। लेकिन फिलीपींस के साथ द्विपक्षीय एक्सरसाइज की तो उस समय चाइना ने भी भारत का नाम लिए बगैर इतना ही कहा कि अगर 2 देशों के रिश्ते अच्छे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो तीसरे देश का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन चाइना ने भारत का नाम नहीं लिया, भारत ने चाइना को किसी रूप में हर्ट करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन फिर भी दोनों देशों की स्ट्रेटेजी है वो अलग तरीके की है। जैसे हम म्यांमार में देखें, वो सितवे पोर्ट है, भारत डेवलप कर रहा है अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए। चाइना भी म्यांमार के थ्रू बे ऑफ बंगाल से आके इंडियन ओशियन में कनेक्ट होना चाहता है। बंदरगाह भी चाइना ने हम्बनटोटा श्रीलंका में है, ग्वादर है पाकिस्तान में है, इंडिया ने चबार है। तो दोनों अपनी अपनी स्ट्रेटेजी तो चल रहे हैं, चाइना एंड इंडिया। लेकिन चाइना और इंडिया किसी भी रूप में कन्फ्रंटेशन की स्ट्रेटेजी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि भारत का दृष्टिकोण यह है कि हमारी जो सामरिक स्वायत्ता है वो बनी रहे, हम किसी मिलिट्री अलायंस में सम्मिलित नहीं हो, किसी स्ट्रेटेजिक रूप से। जैसे नेटो है, नेटो में भारत को इनवाइट किया, भारत नहीं गया था समिट में, जबकि जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया ऑब्जर्वर के रूप में गए वहां। लेकिन भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखता चाहता है। दूसरा, डी हाइपेनेटेड रिलेशन रखना चाहता है। भारत अमेरिका से भी पार्टनरशिप चाहता है, तो रशिया से भी चाहता है, तो चाइना को भी एंगेज, क्योंकि उसकी खुद की इंडिपेंडेंट कुछ पॉलिसीज है, फॉरेन पॉलिसीज पर वो लगातार काम भी कर रहा है। लेकिन पठानिया सर, जब पिछले काफी लंबे समय से ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ की बात होती रही है, ग्लोबल साउथ के लिए चीन तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही, लेकिन हम जब ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज की, तो चीन कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है, कितनी बड़ी परेशानी बन रहा है भारत समेत उन तमाम मुल्कों के लिए जो शांति से तरक्की करना चाहते हैं। देखिए, चीन की एक समय ये सिचुएशन थी कि उसके 18 कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट चल रहा था। वो डिस्प्यूट उन कंट्रीज के साथ भी था जिनके साथ उसका बॉर्डर नहीं लगता है। सो दैट, अगर हम विस्तारवाद नीति की बात करते हैं, चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, वो अपना इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं और अपनी मिलिट्री को यूएसए के बराबर लाना चाहते हैं, जिसमें मेरे हिसाब से अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी यूएसए की जो स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ यही नहीं है कि इंडिया को अपनी गुड बुक्स में रखा जाए,
और जापान, फिलीपींस, मलेशिया, ये फिलीपींस, जितनी ये कंट्रीज आती हैं जिसके अंदर साउथ चाइना सी में है, वो ताइवान के नजरिए से भी इसको देख रहे हैं कि कल को अगर चाइना ताइवान में कुछ करता है तो ये सारी शक्तियां इकट्ठे होके उसका अपनी पूरी शक्ति से जब वो मुकाबला करेंगे, और उसके अंदर भी यही डर है। इस समय चाइना को अपनी जो वर्नरेबिलिटी है उसका एहसास हो रहा है। इकोनॉमिकली चाइना में इस समय मेल्ट डाउन चल रहा है, उनकी रियल एस्टेट जो है दैट इज इन ए बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, उनकी अपनी जो कम्युनिस्ट पार्टी है और जो आर्म फोर्सेस है उसके अंदर डिसेंट निकल के सामने आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये चाइना को कहीं ना कहीं कमजोर कर रही हैं। उसके बाद अगर आप देखिए जो BRI का इनिशिएटिव लिया था बेल्ट रोड का, वो भी कहीं नहीं पहुंच रही है। CPEC में वो तकरीबन बेड़ा गर्क हो चुका उनका। बलूचिस्तान, अभी जो गदावर एयरपोर्ट के ऊपर जो अटैक किए थे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, और चाइना वहां से भाग रहे हैं, तो ये सारा मैसेज घर में भी तो जा रहा है उनके। ठीक है। और अगर ये चीजें इनके कंट्रोल में भी शी जिनपिंग नहीं कर पाए तो इट मे हैपन दैट इन नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स चाइना इज डिसइंटीग्रेटेड लाइक USSR। और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चीन की विस्तारवादी नीति से लोग परेशान हैं, जिन जिन मुल्कों की चीन ने मदद करने की कोशिश की वो किस तरह से लगातार आर्थिक बोझ के तले पूरी तरह कोलैप्स होते हुए नजर आए। हमने श्रीलंका को भी देखा जिसकी चीन ने बहुत सहायता की, और हालात क्या हुए वो भी हमने देखे। पाकिस्तान में भी सुनहरा भविष्य बनाने की बात चीन ने कही थी, लेकिन पाकिस्तान की माली हालत क्या है वो भी हम देख रहे हैं। नेपाल को इनडायरेक्टली किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है चीन वो भी हम देख रहे हैं। और हांगकांग और ताइवान के साथ जो स्थिति चीन की बनी हुई है वो भी पूरी दुनिया देख रही है। तो ऐसे में कितना जरूरी है और कितनी बड़ी मजबूरी है पठानिया साहब उन तमाम मुल्कों के लिए एक साथ एकजुट होना, जो कहीं ना कहीं पिछले काफी समय में या भविष्य में समझ रहे हैं कि चीन उनके लिए परेशानी बन जाएगा। देखिए कुणाल जी, कोई भी देश हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे इंडिया हो, चाहे मलेशिया हो, कोई भी देश छोटा या बड़ा, वो तीन चीजें लेके साथ चलता है। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, उसके अंदर वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखते हैं और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट देखते हैं। इन तीनों इंटरेस्ट के अंदर अलायंस की जो संभावना वो बढ़ जाती है। और जो जहां तक यूएसए का सवाल है, उसको अपनी शक्ति प्रदर्शन करना है और उसको चाइना को ये इन नो अनसर्टेन टर्म्स ही हमें बताना कि भैया देखो तुम ज्यादा उछल रहे हो, अपनी औकात में रहो। तो उसके लिए वो सारे जो साम दाम दंड भेद नीति है, अलायंस की नीति है, तो एक वो मैसेज और एक नैरेटिव दे रहे हैं जिसको चाइना आस्ते आस्ते ले रहा है। आपने देखा होगा अरुणाचल में जब चाइना ने बोला था कि अरुणाचल जो है उनका हिस्सा है, और जिस तरीके से रिएक्शन आया था यूएसए की तरफ से और बाकी वर्ल्ड की कंट्री से, तो चाइना कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अपनी वो जो बैटल है वो लूज कर रहे हैं। उनकी ग्रिप जो है वो कमजोर पड़ती जा रही है, और जैसे उनकी ग्रिप कमजोर पड़ेगी तो बाकी जो कंट्रीज हैं इकट्ठे होके उसको और ज्यादा कमजोर करेंगे। ठीक है। और ये जो साउथ चाइना सी के अंदर ये जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, छोटे छोटे देशों के अपने जहाजों से उनकी नौकाओं पे वार करता है, तो सारी नौटंकी है जो आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगी। और चाइना हैज टू लर्न द लेसन दैट हाउ टू लिव विद द वर्ल्ड इन ए पीसफुल वे। दादागिरी वाला सीन अभी खत्म हो चुका है उसका। चलिए ठीक है, इसी बीच रुक कर रहे हैं अपनी अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। मालदीव और भारत से जुड़ी अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर, जहां पर भारत से दुश्मनी मोइजू को भारी पड़ने लगी है। मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री की हालत खराब होती नजर आ रही है। इधर मालदीव आने वाले चीनी पर्यटक भी कम हुए हैं। इंडिया आउट चलाकर सत्ता में आए मोइजू अब परेशानी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर मालदीव से जुड़ी हुई, जो पूरी तरह से अपने टूरिज्म इंडस्ट्री पर निर्भर करता है, लेकिन अब हाल फिलहाल में जिस तरह से पूरे मालदीव में भारत के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा चला, खुद वहां के राष्ट्रपति मोइजू की तरफ से अनर्गल बयान आए, वहां की कैबिनेट की तरफ से बयान आए, उसके बाद तमाम भारतीयों ने मालदीव को अपनी टूरिस्ट लिस्ट से काट दिया। अब आप देखिए किस तरह से स्थिति नजर आ रही बदलती हुई, जहां पर मोइजू को अब भारत की याद सताने लगी है। भारत का बायकॉट करना अब मोइजू गवर्नमेंट और मालदीव को भारी पड़ रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्री की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, जबकि चीनी जो पर्यटक है वो भी मालदीव नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा भारत से अब पर्यटक भेजने की मांग मालदीव की तरफ से सामने आई है, जबकि चीन मालदीव की डिफेंस
डील में भी उसका सहयोगी बन रहा है, जो भारत को नागवार है। इधर मालदीव में सैन्य बेस लगातार चीन बना रहा है, जबकि कुछ समय पहले पूरे सोशल मीडिया में मोइजू ने इंडिया आउट नाम का कैंपेन चलाया था, जिसके बाद तमाम इंडियंस ने मालदीव को अपनी डेस्टिनेशन लिस्ट से बाहर कर दिया था। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा की हैं हमने इस बड़ी खबर पर। करुणी सिंह सर, किस तरह से आप देख रहे हैं खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मालदीव का जो पूरा टूरिज्म सेक्टर, जो उसकी मुख्य बैकबोन है रनिंग इकोनॉमी की, वो काफी हद तक अब धाड़ सीना जमीन पर गिरती नजर आ रही है। खबर यह भी है कि मालदीव की तरफ से लगातार बार बार रिक्वेस्ट भेजी जा रही है कि इंडिया अपने पर्यटक मालदीव भेजें, जिसके बाद उसकी जो बिगड़ती खस्ता हालत, आईसीयू में पड़ी अर्थव्यवस्था है, उसमें थोड़ी जान आए। देखिए कुणाल, इसमें हम दो चीजें देखते हैं। एक तो भारत की जनता का दृष्टिकोण मालदीव के प्रति, क्योंकि मालदीव की सरकार ने जिस तरह का एक नीति अपनाई, दृष्टिकोण अपनाया, तो भारत की जनता का एक स्वाभाविक रेस्पॉन्स हुआ, जिसमें आप बता रहे हैं जैसे टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं, भारत के आने वाले चीन से ज्यादा आने चाहिए थे लेकिन नहीं आ रहे हैं। और दूसरा भारत की सरकार की नीति है। तो सरकार की नीति, भारत सरकार की नीति किसी भी रूप में अपने पड़ोसी को कमजोर करने की नहीं है। भारत की सरकार के रूप से, एक स्टेट के रूप में भारत नहीं चाहता कि कोई भी पड़ोसी हमारा कमजोर हो, क्योंकि भारत की नीति का एक प्रमुख तत्व है कि नेबरहुड फर्स्ट। और इस नेबरहुड फर्स्ट में भारत किसी भी रूप में मालदीव को कमजोर नहीं करना चाहता। भारत चाहता है कि मालदीव का विकास हो, लेकिन मालदीव का जो रेस्पॉन्स है वो ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है। तो भारत की जनता ने एक रेस्पॉन्स दिया है। भारत ने मालदीव पे कोई दबाव नहीं बना के लक्षद्वीप में अपना एक नेवल बेस बना रहे हैं। वो जैसे एक जो व्यापारिक जहाज हैं उनको जाने में दिक्कत नहीं हो, भारत की नेवल सुरक्षा रहे। तो भारत का दृष्टिकोण है वो बिल्कुल भी किसी भी अपने पड़ोसी को, चाहे वो चीन के साथ जाए चाहे किसी के साथ जाए, दबाने का नहीं है। तो भारत की सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन भारत की जनता इस तरह की नीति बर्दाश्त नहीं कर सकती कि भारत की सुरक्षा को किसी न किसी रूप में चुनौती हो और चीन जैसा देश भारत के पड़ोस में आके अपना सामरिक हित पूरा करने का प्रयास करे, जिसमें भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो। तो ये तो स्पष्ट है। अब क्या है कि ये जो 2024 है, पूरी दुनिया में एक इलेक्शन ईयर है, 64 देशों में चुनाव होगा और मालदीव में भी 21 तारीख को संसद के चुनाव हैं। और उन चुनाव में किस तरह की स्थिति उभरती है उस पर डिपेंड करेगा। चुनाव में अभी भी भारत बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, जो संसद के चुनाव होंगे। तो मालदीव की जनता का रेस्पॉन्स क्या होता है, ये चुनाव के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। और मुझे लगता है कि आज जो दुनिया की तस्वीर है वो इस साल के अंत तक बिल्कुल बदलेगी। जबकि 64 देशों में चुनाव हो रहे हैं, तो रशिया में चुनाव हो लिए हैं, जैसे भी हुए, जिसको हम डेमोक्रेटिक माने या न माने, बाकी बहुत से देशों में चुनाव हो लिए हैं और बहुत से देशों में होने हैं, अमेरिका में भी चुनाव होने हैं। तो चुनाव के बाद की जो तस्वीर होगी वो आज से भिन्न होगी। अच्छी होगी या बुरी होगी ये नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भिन्न होगी। तो मुझे लगता है मालदीव में भी 21 तारीख को जो संसदीय चुनाव हैं, उसके बाद मालदीव की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होगी। और मुझे लगता है कि जो भारत के प्रति वहां की जनता है उसका दृष्टिकोण नेगेटिव नहीं है, और जो संसद में बहुमत आएगा वो भारत के साथ अच्छे संबंधों को लेके आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि भारत अपने पड़ोसी को मजबूत देखना चाहता है और जन सामान्य है, क्योंकि जनता का कलेक्टिव विजडम होता है, वो राजनीतिक नेताओं के कैलकुलेशन से कहीं बड़ा होता है। तो मुझे लगता है मालदीव की जनता है वो समझती है कि उनकी हार्डशिप का कारण हमारे जो राजनीतिक नेताओं के निर्णय हैं वो हैं, और इसलिए भारत से दोस्ती मालदीव के हित में है। इस तरह का दृष्टिकोण उभरेगा 21 अप्रैल के बाद में। जी कुणाल जी, आखिरी सवाल पठानिया साहब, उसके बाद कार्यक्रम का समापन। क्या मालदीव अपना बोया हुआ अब खुद काट रहा है? जहां पर हमने देखा था कि जब पूरा कैंपेन मोइजू गवर्नमेंट या वहां के लोगों के द्वारा चलाया गया भारत के खिलाफ की गो आउट इंडिया आउट, ये तमाम चीजें हमने निकल कर देख के सामने आई। उसके बाद जो कैबिनेट मिनिस्टर्स तक को सस्पेंड करना पड़ा मोइजू सरकार की तरफ से, वो भी हमने देखा। वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश थी लेकिन डैमेज नहीं हो पाया। और हाल फिलहाल में
जो वीडियो बहुत वायरल हुआ जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पहुंचे और उसके बाद अचानक से पूरा डाइवर्जन मालदीव से लक्षद्वीप की तरफ नॉट ओनली नेशनली इंटरनेशनली शिफ्ट हो गया। तो आज जो स्थिति है ये क्या माना जाए कि जब बबूल का पेड़ आपने बोआ है तो आम तो आपको मिल ही नहीं सकता। देखिए कुणाल जी, मालदीव और इंडिया के बीच में अगर डिस्टेंस देखा जाए और उसको साथ चाइना को कंपेयर किया जाए तो बहुत कम डिस्टेंस है मालदीव और इंडिया के अंदर। दूसरा, जहां तक चाइना का सवाल है, उनके लिए मालदीव को अपने साथ रखना बहुत जरूरी है क्योंकि उनका जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला कंसेप्ट है जो उन्होंने शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर अभी हम्मन टोटा आ जाता है, गदावरे पोर्ट आ जाता है, उसके बाद आपका बांग्लादेश में आ जाता है, उसके बाद तो ये मालदीव उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट के लिए इसको चुना। उन्होंने ये भी एश्योर किया कि मान लीजिए भारत से अगर आपके पास, बिकॉज मालदीव का जो सबसे बड़ा इकोनॉमी का जो स्तंभ है वो टूरिज्म है। भारत से 3 लाख के करीब लोग जाते थे तो चाइना ने उनको बोला कि हम आपको 3 लाख से भी ज्यादा भेजेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला जी आप हमें डिफेंस डील दीजिए। उन्होंने कहा जी जहां तक आपकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का सवाल है वो भी हम आपको देंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया होगा कि मोइजू को एज ए इंडिविजुअल अलग से पैसे दे दिए होंगे। तो मोइजू इस समय उस स्थिति में है जिसको हम बोलते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। ठीक है, वो अपने आप को ठीक तरह से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वो एडवांटेजेस को ठीक है काउंट नहीं कर पा रहे हैं जो उनकी इंडिया के साथ में जुड़ने में थी। अभी जनता इसका क्या जवाब दी उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये क्या खत्म करूंगा। देखिए, आपके जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हैं वो नेशनल इंटरेस्ट से ही फ्लो करेंगे। और अगर कोई भी लीडर इनको दरकिनार करके बेवकूफ वाले काम करता है तो उसको कहीं ना कहीं उनके लोगों को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और उस लीडर को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और कुछ ये बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर अपना अपना नजरिया पेश करने के लिए। तो यह था हमारा आज का डिफेंस स्पेशल। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें JK24/7 न्यूज के साथ।